एक 22 का चार्जर लगाना होगा। कल से करना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले आई थी हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हमारे पास सबसे पहले आई थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसमें क्या बात हुई कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होती है, एटम। किसी भी एलिमेंट के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट थिंग एटम होती है, जो कि अनडिवाइजेबल होती है। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मिल गया। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी समझ आता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी। सबसे पहले थी हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसमें ये बात हुई थी कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो एटम होती है। अब यहां से क्लियर हो गया कि किसी भी रिएक्शन में टोटल मास कांस्टेंट होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी। लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में चार्ज की कहीं पे कोई बात नहीं थी, कोई भी चार्ज के बारे में बात नहीं थी। तो इसीलिए हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे विलियम्स क्रूक। इन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई गैस फिल कर रखी है और इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे इसके दो एंड है, कैथोड एंड एनोड। तो विलियम्स क्रूक ने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसको दो इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट किया, इसके अंदर एक गैस फिल की थी, फर्दर बैटरी के साथ सर्किट कंप्लीट कर रखा है। तो अगर इस गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, जब इस गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, तो यहां से क्या ऑब्जर्व हुआ कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, नो करंट फ्लो। जब भी यहाँ पे प्रेशर गैस का 1 एटमॉस्फेयर है तो कोई करंट फ्लो नहीं करता। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस कर दिया। जब हमने थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस किया तो देखा कि करंट भी फ्लो कर रहा है, और मान लो इसके अंदर हम कोई भी काइंड ऑफ बल्ब लगा दें तो वो भी ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। जब इस गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था
तो उस टाइम पे करंट का फ्लो 0 है। फिर हमने थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस किया, करंट फ्लो हो रहा है, प्लस अगर हम इसके अंदर कोई भी बल्ब जैसी चीज लगा दें तो वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। अब मान लो अगर हम इस प्रेशर को और ज्यादा कम कर देते हैं, फर्दर रिड्यूस करते हैं, तो क्या दिखा कि करंट तो अभी भी फ्लो हो रहा है, बट ये जो ग्लो है वो डिसअपियर हो जाता है। फर्दर जब हम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं तो यहां से क्या दिखता है कि करंट तो फ्लो हो रहा है बट ये ग्लो डिसअपियर हो जाता है। तो यहां से विलियम्स क्रूक ने क्या बताया कि ये जो भी चीज हो रही है वो कैथोड रेज की वजह से हो रही है। किसकी वजह से? कैथोड रेज की वजह से। अब कैथोड रेज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहले तो ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कि कैथोड रेज एक सीधी लाइन में ट्रैवल करती हैं। नेक्स्ट, अगर इनके रास्ते में कोई भी लाइट पैडल्ड व्हील आ जाता है तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। अगर कैथोड रेज के रास्ते में कोई भी लाइट पैडल्ड व्हील आ जाता है तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। मींस किससे बनी हुई है? मटेरियल पार्टिकल से। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ अ लाइट पैडल्ड व्हील come in their path, then it start to rotate. Means cathode rays are made up of material particles. Means cathode rays are made up of material particle. अब मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। मतलब इनके पास चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये डिफ्लेक्ट होती हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। मतलब इनके पास चार्ज कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, खुद के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो अब हमने देखा कि कैथोड रेज के पास ये जो नेगेटिव चार्ज वाली चीज है यही क्या है? इलेक्ट्रॉन। यही क्या है? इलेक्ट्रॉन। This negative charge constituting the cathode rays is electron. तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कैथोड रेज से किसकी डिस्कवरी हुई? इलेक्ट्रॉन की। अब बात आती है कि इसके ऊपर चार्ज क्या है, मास क्या। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन के लिए E/m चार्ज बाय मास रेशियो होता है 1.76 into 10 raised to power 8 कूलम पर ग्राम। सबसे पहले जे थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाय मास रेशियो होता है 1.76 into 10 raised to power 8 कूलम पर ग्राम। फिर हमने देखा मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम, या हम इसको एक और यूनिट में लिख सकते हैं 4.8 into 10 raised to power -10 ESU। अब हमारे पास दोनों चीजें हैं, चार्ज बाय मास रेशियो भी और चार्ज भी। तो हम मास निकाल सकते हैं,
इलेक्ट्रॉन का मास मिला हमें 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, mass of electron is 9.11 into 10⁻⁻31 kg। फिर इसके बाद आता है प्रोटॉन। जिस तरह इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी कैथोड रेज से, तो प्रोटॉन की होगी एनोड रेज से। प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी एनोड रेज से। यहां पे साइंटिस्ट थे गोल्डस्टाइन। जिन्होंने सेम सेटअप किया जो हमने अभी अभी किया था, सेम डिस्चार्ज ट्यूब, सेम 2 इलेक्ट्रोड, गैस फिलिंग करनी है। तो यहाँ से क्या पता चला कि एनोड रेज कहाँ प्रोड्यूस होती है, जो कैथोड और एनोड के बीच का स्पेस होता है वहां से। एनोड रेज जो कैथोड और एनोड के बीच का स्पेस होता है वहां पे प्रोड्यूस होती हैं। सेम ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, बट देयर स्पीड इज लेस देन कैथोड रेज। एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, लेकिन इनकी स्पीड कम होती है कैथोड रेज से। सेम अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो ये डिफ्लेक्ट होंगे टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। इसका मतलब है इनके पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से क्या पता चला, ये पॉजिटिव चार्ज वाली चीज ही क्या है, प्रोटॉन, जिसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो कैथोड रेज से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, एनोड से प्रोटॉन की। अब बचता है हमारे पास न्यूट्रॉन। यहां से हमारे पास एक साइंटिस्ट चैडविक, जिन्होंने बेरिलियम और बोरॉन, 2 लाइटर एलिमेंट्स को कंसीडर किया। इन्होंने बेरिलियम और बोरॉन, 2 लाइटर एलिमेंट्स को कंसीडर किया और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डिंग करवाई। अल्फा पार्टिकल क्योंकि फास्ट मूविंग होते हैं, तो जब चैडविक ने बेरिलियम और बोरॉन को लिया और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डिंग करवाई, तो यहाँ पे क्या देखा, हमें एक नई चीज ऐसे मिलती है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, विच कैरी नो चार्ज, और उसका मास उतना ही है जितना किसका होता है, प्रोटॉन का। तो यहाँ से हमें क्या मिली, एक नई चीज जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और मास उतना ही है जितना प्रोटॉन का होता है। तो ये क्या थी, न्यूट्रॉन। मान लो हम बेरिलियम का एग्जांपल लेते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, मास नंबर 9। हमने किससे बॉम्बार्डिंग करवाई है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम। हमने कंसीडर किया बेरिलियम को, इसके ऊपर बॉम्बार्डिंग हो रही है अल्फा पार्टिकल की, तो यहां से हमें एक तो कार्बन मिल जाता है +1 न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, मास इक्वल होता है प्रोटॉन के। ठीक है, इसके बाद हम किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स ए जेड से। हम किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स ए जेड। एक्स क्या है यहाँ पे,
कोई भी एलिमेंट है, Z एटॉमिक नंबर, A मास नंबर। हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं x a z से। x यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है, z एटॉमिक नंबर, a है मास नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितना भी एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन। जितना भी एटॉमिक नंबर होता है उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही क्या होते हैं प्रोटॉन। जो भी हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही होते हैं प्रोटॉन। फिर आता है मास नंबर। किसी भी न्यूक्लियस का मास हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? नेग्लिजिबल। मास हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? नेग्लिजिबल, जिनको कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। हम किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x a z से। x कोई भी एलिमेंट होता है, z एटॉमिक नंबर, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। फिर है मास नंबर। मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की वजह से, जिन्हें हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो अगर हम a माइनस जेड कर दें तो ये क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। a माइनस जेड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। मान लो हमने एग्जांपल लिया सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11, मास नंबर है 23। तो बताओ यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन्स हैं? बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं? एटॉमिक नंबर है 11, तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 11। एटॉमिक नंबर है 11, तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 11। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? a माइनस जेड, 23 माइनस 11, सॉरी ये हो जाएंगे 12। नेक्स्ट हम लेते हैं जैसे क्लोरीन 1735। तो इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स? क्लोरीन 1735। एटॉमिक नंबर है 17, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17। एटॉमिक नंबर 17, तो प्रोटॉन भी कितने हैं? 17। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 35 माइनस 17। ठीक है।
ये हो जाएंगे शायद 18। ठीक है, आगे चले। तो इसके बाद है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स आइसोटॉप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number. Atoms of same elements having same atomic number but different mass number. एक ही एलिमेंट के एटम जहां पे एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, अलग क्या होता है? मास नंबर। जैसे हम हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स लेते हैं, ये है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तीनों में ही सेम एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर सेम है, अलग क्या है? सिर्फ मास नंबर। अब एलिमेंट सेम है तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, डिफरेंट क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या लिखेंगे हम? आइसोटॉप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटॉप्स हैव similar chemical properties but different physical properties. आइसोटॉप्स के अंदर एलिमेंट सेम है। अब एक ही एलिमेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है, अलग होती है सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मास, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। अब हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स लिए। फर्स्ट में देखो न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 0, यहां पे 1, नेक्स्ट ट्रिटियम में 2। तो यहां पे क्या अलग है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, मींस आइसोटॉप में क्या अलग है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, डैश ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, डैश ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। हमारे पास ऑप्शन है आइसोबार्स, आइसोटॉप्स या आइसोटॉप्स। डैश ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, आइसोबार्स, आइसोटॉप्स या आइसोटॉप्स। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में एक पीरियोडिक टेबल में एक जैसी पोजीशन किसकी होती है? आइसोटॉप्स की। सेम पोजीशन होती है आइसोटॉप्स की क्योंकि सेम एलिमेंट है, तो हमारा आंसर होगा आइसोटॉप्स। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम प्रोटॉन but different number of neutron is
आइसोटॉप, आइसोबार या कोई भी नहीं। जहां नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, अलग है सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो क्या होते हैं? आइसोटॉप्स, आइसोबार या कोई भी नहीं। तो अभी पढ़ा है हमारा ऑप्शन क्या होगा? आइसोटॉप्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। Which of the following have similar electronic configuration? Isotopes, isobars, isotons. एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होती है? आइसोटॉप्स में, आइसोबार्स में या आइसोटॉन्स में? एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होती है? आइसोटॉप्स में, क्योंकि एक जैसे एलिमेंट है तो एक जैसी ही कॉन्फ़िगरेशन होगी। सो हम आंसर होगा आइसोटॉप्स। नेक्स्ट आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोटॉप्स के बाद आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having same mass number but different atomic number। जिन एलिमेंट्स के अंदर मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग है, वो क्या होते हैं? आइसोबार्स। जैसे पोटेशियम है और कैल्शियम ले लिया हमने, तो यहाँ दोनों के लिए मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग है, तो इसलिए ये दोनों क्या है आपस में? आइसोबार्स। आइसोबार्स। अब यहाँ पे दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोबार्स में जब दोनों एलिमेंट ही अलग अलग हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। हो सकता है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटॉन्स, जहां होते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। हमारे पास एग्जांपल है जैसे नाइट्रोजन 7, 15, ऑक्सीजन 8, 16। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन है 15 माइनस 7, 8, और यहाँ पे 16 माइनस 8। तो ये दोनों क्या है आपस में? आइसोटॉन्स। जहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है तो ये क्या है? आइसोटॉन्स। फिर आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं वो होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब देखो, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 2 नेगेटिव चार्ज है
तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं 10। ऑक्सीजन के पास है यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास होते हैं 9, एक नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 10। सोडियम के पास होते हैं 11, एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ भी कितने हैं 10। तो जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है वो होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है वो होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसके बाद आता है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो प्लस नंबर ऑफ एटम्स भी, जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एटम मतलब एटॉमिसिटी भी क्या हो सेम। तो जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एटम्स दोनों सिमिलर होते हैं उनको क्या बोलते हैं आइसोस्टर्स। हमने लिया जैसे N2, तो एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो दो के पास 14, दो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 14। अब यहाँ एटॉमिसिटी मतलब N2 मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना है 2, तो यहाँ एटॉमिसिटी भी क्या है 2। नेक्स्ट एग्जांपल लिया जैसे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे है कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास है 8, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी सेम है। सेम कार्बन और ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स भी कितने हैं सेम, सो दीज आर आइसोस्टर्स। इसके बाद आता है मॉडल ऑफ एटम्स। मॉडल्स ऑफ एटम्स तो सबसे पहला मॉडल था हमारे पास जे थॉमसन मॉडल, ये जिसको बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल या फिर रेजिंग पुडिंग मॉडल। हमारे पास है सबसे पहला मॉडल जे थॉमसन मॉडल, जिसको हम वाटरमेलन मॉडल या फिर रेजिंग पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो जे थॉमसन मॉडल ने क्या बोला था कि एटम इलेक्ट्रिकली कैसा होता है न्यूट्रल। जे थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग एटम क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस एटम के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, मतलब जे थॉमसन ने बोला था कि एटम क्या है पूरी तरह से न्यूट्रल है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और जिसके अंदर क्या है नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल एटम क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जितना ये पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही है नेगेटिव चार्ज, तो दोनों कैंसिल कर देंगे, इसलिए ओवरऑल क्या है एटम न्यूट्रल। जैसे वाटरमेलन होता है उसके अंदर सीड्स होते हैं, तो सीड्स तो हैं
इलेक्ट्रॉन्स की तरह, सीड्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की तरह, और जो रेड पल्पी रीजन है वो है पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर की तरह। या हम लोग पुडिंग कंसीडर करें, पुडिंग के अंदर जो किशमिश होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और जो बची पुडिंग वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। ठीक है, यानी एटम कैसा है, न्यूट्रल। अब जे थॉमसन मॉडल ने न तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट पे कोई बात की कि ये इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हैं या यहाँ कोई मोमेंट होती है या किसी ऑर्बिट में घूमते हैं या कोई स्कैटरिंग हो रही है, तो इसीलिए नेक्स्ट आता है रदरफोर्ड मॉडल। नेक्स्ट आता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जिसको हम न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिसको हम न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या कंसीडर किया था, स्कैटरिंग। रदरफोर्ड ने कंसीडर किया था स्कैटरिंग इन थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम। मतलब रदरफोर्ड ने क्या कंसीडर किया कि एक थिन फॉइल गोल्ड की, सिल्वर की या प्लैटिनम की, जिसको अल्फा पार्टिकल के साथ बॉम्बार्डिंग किया गया, रदरफोर्ड ने कंसीडर किया रेडियम। रेडियम क्योंकि क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, तो यहां से अल्फा पार्टिकल एमिट्स होते हैं। रदरफोर्ड ने रेडियम को कंसीडर किया जो कि रेडियो एक्टिव है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, तो यहां से अल्फा पार्टिकल जनरेट होते हैं। आगे ले रखा है थिन गोल्ड की फॉइल, जिसके चारों तरफ जिंक सल्फाइड से शील्डिंग कर रखी है प्रोटेक्शन के लिए। तो यहां से क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी, फर्स्ट, most of alpha particle cross this thin foil without any deflection। पहली ऑब्जर्वेशन ये देखी कि जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे वो इस थिन फॉइल को क्रॉस कर जाते हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के। यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या नोटिस की थी कि जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इस फॉइल को क्रॉस कर जाते हैं बिना डिफ्लेक्शन के। मतलब एटम के अंदर क्या है, एम्प्टी स्पेस, कहीं ना कहीं खाली जगह है, तभी अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस कर जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट से क्या पता चला कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स इस थिन फॉइल को क्रॉस करके बिना किसी डिफ्लेक्शन के, यानी एटम के पास एम्प्टी स्पेस है। फिर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी few alpha particles underwent deflection through a small angle।
नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जहां डिफ्लेक्शन हुई लेकिन बहुत कम एंगल से, और हमें पता है अल्फा पार्टिकल के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, और हमें पता है अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब एटम के पास कोई ऐसी चीज है जिसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक। बिल्कुल कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो वापस डिफ्लेक्टेड बैक हो गए, और हमें पता है अल्फा पार्टिकल्स हैवियर हैं, तो मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और कोई हैवी थिंग भी प्रेजेंट है। रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन से पता चला कि एटम के पास खाली स्पेस है, यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है प्लस कोई हैवियर थिंग है। तो रदरफोर्ड ने इसका नाम दिया न्यूक्लियस, कि ये हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या है, न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग किसी एटम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। रदरफोर्ड ने इस मॉडल को कंपेयर किया सोलर सिस्टम के साथ। रदरफोर्ड ने इस मॉडल को सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया था कि न्यूक्लियस तो होता है सन की तरह और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टार्स की तरह। रदरफोर्ड ने इस मॉडल को सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया कि न्यूक्लियस तो होता है सन की तरह और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टार की तरह। अब यहां से हमें पता चला कि एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस है, एक पॉजिटिव चार्ज वाली थिंग है, हैवियर थिंग है, जिसका नाम क्या था, न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल होता है एज कंपेयर टू एटम। डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू डायमीटर ऑफ एटम, क्योंकि किसी एटम के लिए रेडियस होती है, रेडियस ऑफ अ एटम 10 raised to power -10 मीटर, और न्यूक्लियस के लिए रेडियस होती है 10 raised to power -15 मीटर। तो न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल होता है एज कंपेयर टू एटम, क्योंकि एटम के लिए रेडियस है 10 raised to power -10 मीटर, और न्यूक्लियस के लिए रेडियस है 10 raised to power -15 मीटर। अब हम न्यूक्लियस के लिए रेडियस निकालते कैसे हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए रेडियस निकालते कैसे हैं, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R0 A पावर 1/3। R इज इक्वल टू R0 A जिसकी पावर 1/3। यहाँ R0 होता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 raised to power -15 मीटर।
और ए होता है मास नंबर। आर नॉट कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और ए होता है मास नंबर। हम इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है सल्फर और हीलियम, दो एटम है। सल्फर और हीलियम, हमें दोनों के लिए रेडियस का रेशियो निकालना है। हमारे पास दो एटम है सल्फर हीलियम, हमें इन दोनों के लिए रेडियस का रेशियो निकालना है। तो ट्राई करो ये क्वेश्चन। रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या था? आर नॉट ए 1/3। दोनों ही केस में आर नॉट सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा। ए दोनों का क्या है? मास नंबर। अब सल्फर के लिए हमें पता है मास कितना होता है? 32। सल्फर के लिए मास होता है 32 और हीलियम के लिए मास होता है 4 पावर 1/3। ठीक है, 8 आ जाएगा तो ये आ गया 8 और 1/3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 2 2। तो यानी ये रेशियो आ गया 2। रेशियो आ गया 2। अब मान लो यहाँ पे ये पूछे कि सल्फर की रेडियस कितने टाइम्स है, सल्फर की रेडियस कितने टाइम्स है हीलियम की रेडियस से, तो ये 2 टाइम्स है। सेम क्वेश्चन में अगर ये पूछे कि सल्फर की रेडियस कितने टाइम्स है हीलियम की रेडियस से, तो ये 2 टाइम्स होगी। ठीक है, सल्फर की रेडियस कितने टाइम्स होगी? 2 टाइम्स। ठीक है, बहुत है आज के लिए इतना।